विजयपाल जी, नुआपड़ा इलेक्शन के बाद नवीन जी और बीजेडी के लोग तो वही बोल रहे हैं कि सरकार में आने के बाद एसपी और कलेक्टर को लगा के नुआपड़ा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये तो सरकार में थे, सारा संगठन सरकारी तंत्र तो इनका था, कलेक्टर सब इनके थे, सभी अधिकारी जितने थे इनके थे। तो तब भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 20 सीट जीती। 24 में जीत रहे थे, उससे पहले सच में कोalition की बात हो रही थी क्या? बीजेडी के साथ ऐसी कुछ बात चल रही थी क्या कि एमपी तुम्हारा और एमएलए हमारा? मोहन सरकार को आप कैसे रेटिंग करते हैं? कैसा चल रहा है ये सरकार? पिछले सरकार में बहुत सारे रेप केसेस आते थे और बहुत सारे ऐसे समस्या थे, महिला यहाँ पे असुरक्षित थे, मगर इस 18 महीने में बहुत सारे रेप केसेस सामने आए। इस शो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। ऑपरेशन लोटस शुरू नहीं किया, ऑपरेशन लोटस शुरू करते तो अब तक तो सब पार्टी टूट के ख़त्म हो गई होती। फिर भी मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत चल रही है। तो आपने कहा कि बीजू जनता दल के बहुत सारे एमएलए और अभी जो सांसद हैं वो हमारे कनेक्शन में हैं। सच में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की कॉम्पिटिटर कांग्रेस है क्या? नहीं। आप मोहन जी और मनमोहन जी से क्या बात करते हैं विजयपाल जी जब बैठते हैं उड़ीसा के लिए? लोगों का मुख्यमंत्री, लोगों का मुख्यमंत्री और मोहन मांझी जी को अंतर है। हाँ, नवीन बाबू के और मोहन मांझी के बीच अंतर देखने को आपको मिलेगा। नमस्कार, न्यूज 18 ओडिया को आपण माननकु स्वागत करुछि मु मानस। न्यूज 18 ओडिया रे आपण माने 2026 रो सबुठु बड़ इंटरव्यू देखिबा पई जाउचंती, कारण आम सहित अछंती ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। विजयपाल जी, आपको स्वागत करता हूं न्यूज 18। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। उड़ीसा अच्छा लगता है ना आपको? हाँ, नहीं, उड़ीसा अच्छा है ही। अच्छा मुझे ही नहीं लगता। हाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति मुझे बहुत पसंद है। पसंद है आपको? सर, उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और आप 2021 जनवरी 5, अगर मैं डेट सही बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट से निकल रहे थे और आप बोले थे कि उड़ीसा में 2024 में 51% वोट लेके हम जीतने वाले हैं। तब से आपको पता था या जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे, वो कॉन्फिडेंस में आप बोल रहे थे 2021 मैं 2020 में यहाँ आया था। हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने जो संगठन नीचे तैयार किया और नीचे ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही थी हमको, अंडर करंट था, उसके आधार पे मैंने ये कहा था कि हम सरकार भी बनाएंगे और केंद्र में भी बहुत अच्छी संख्या में जीत के सर, तब से क्या पता चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उड़ीसा में पूरे जो ग्राउंड में? देखिए, संगठन था, उसको थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत थी। हाँ, तो उसको हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, उसे दुरुस्त किया। तो नीचे तक बूथ से लगा के मंडल, शक्ति केंद्र और जिले तक, प्रदेश तक संगठन अच्छा बना। कार्यकर्ता काम पे लगे और काम पर लगाना, क्योंकि मैंने देखा पहली बैठक जब मैं लेने गया था किसी जिले की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1 साल तक कमेटी ही नहीं बनी थी जिले की जी। अध्यक्ष थे। हाँ, परिचय हुआ तो हमने कहा, अध्यक्ष जी अपने महामंत्रियों का परिचय कराओ। परिचय कराया, पूर्व महामंत्री हैं। उपाध्यक्ष का कराओ, पूर्व उपाध्यक्ष हैं। सेक्रेटरी का कराओ, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। तो वर्तमान कहाँ हैं? वर्तमान तो अभी बने नहीं हैं। आपको बने हुए कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। ये नहीं चल सकता। विदिन 15 डेज मुझे चाहिए कमेटी, और निश्चित रूप से 15 डेज में कमेटी बन गई। सब जगह कमेटी बनी, सब जगह नीचे तक मंडल और शक्ति केंद्र तक काम शुरू हुआ, बूथ तक काम शुरू हुआ। बूथ पर 6 कार्यक्रम हैं, उसमें मैक्सिमम बूथ पे कार्यक्रम होने लगे जी। मन की बात की सुनवाई भी होने लगी और सारे कार्यक्रम होने लगे। हाँ। तो नीचे जब संगठन सक्रिय हुआ तो एक पता चलता था, नीचे कार्यकर्ता जितने भी कार्यक्रम हुए हमारे, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे लैंड ऑर्डर को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया, उससे पता चलता था कि जनता में बदलाव की अपेक्षा करती है जनता।
सा है। इस आधार पर हम कह रहे थे कि अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी जी। मगर उसके बाद ही पौर निर्वाचन हुआ, उसके बाद ही ग्राम पंचायत के निर्वाचन हुए और 30 जिला परिषद बीजेडी को चला गया, सब कुछ बीजेडी का हो गया। और बीजेडी के सांसद मेरे इंटरव्यू में बैठे और बोले कि बीजेडी जन आंदोलन में परिणत हो गया है, वो एक पार्टी नहीं रहा। उसके बाद फिर आप जीतते हैं 2024। आपको क्या स्ट्रेटेजी करना पड़ा बीजेडी की वो रूट को निकालने के लिए और बीजेपी को वहां डालने के लिए? इस बीच में जो चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, तो उन चुनाव के टाइम एक बार मैं कर्नाटक चुनाव में लगाया गया था और एक बार गुजरात के चुनाव में था जी। उन चुनाव के दौरान यहाँ नहीं था, एक आध जगह गया था। लेकिन जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीते जाते थे, वो सही मायने में चुनाव नहीं थे। बीडीओ, पुलिस, ये सब चुनाव को करेंगे तो कैसे चुनाव होगा? उससे गलतफहमी तो पैदा हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट तो हो सकता है सरकारी पक्ष को, लेकिन जनता के मन के अनुसार चुनाव नहीं थे वो। विजयपाल जी, नुआपड़ा इलेक्शन के बाद नवीन जी और बीजेडी के लोग तो वही बोल रहे हैं कि सरकार में आने के बाद एसपी और कलेक्टर को लगा के नुआपड़ा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आप जब विरोध करते थे, विरोधी दल में थे, तब आप वही बात बोल रहे थे। अब जो वो विरोधी दल में है तो सेम बात बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बताइएगा, सत्ता में तो ये थे जब हम पावर में आए हैं। ये तो सरकार में थे जी। सारा संगठन, सरकारी तंत्र तो इनका था। कलेक्टर सब इनके थे। सभी अधिकारी जितने थे इनके थे। तो तब भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 20 सीट जीती। तब तो हमारी सरकार नहीं थी जी। और हम 147 में से बहुमत लेकर आए विधानसभा में जी। तो कौन से हमारे सरकारी अधिकारी थे उस समय? हम सरकारी अधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी कभी भी दुरुपयोग नहीं करती है। जनता की भावना थी, जनता बदलाव चाहती थी और जनता दुखी थी उस सरकार से, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट तो वो करते थे जी, लेकिन डिलीवरी सही नहीं थी नीचे जनता में। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो 1.25 साल का राज रहा है, उसका एक तरह से मोहर लगाने का काम किया है कि अच्छी काम के लिए इस नौपाड़ा इलेक्शन ने दिखा दिया कि सरकार के पक्ष में कितनी जनता है। जी। विजयपाल जी, आपको लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते थे 2024 में। आई थिंक 2024 मार्च 9 आप बीजेपी पार्टी ऑफिस के अंदर थे और तब बात हो रही थी कोalition हो जाएगा, बीजेडी बीजेपी एक साथ आ जाएंगे। आपने कहा कि हम 80 सीट जीत रहे हैं और 16 से ज़्यादा सांसद उड़ीसा में जीत रहे हैं और उसके बाद भी लोगों को बिलीव नहीं होता था। हम भी सुनकर बोलते थे कि विजयपाल जी क्या बोल रहे हैं। नुआपड़ा इलेक्शन से पहले भी आपने बोला कि नुआपड़ा में हम 30-40 हज़ार से ज़्यादा वोट में जीतेंगे। ये आपकी भविष्यवाणी थी कि आपको कुछ पता चलता था कि इतने सीटों में हम जीतने वाले हैं? देखिए, उस समय भी मैं नीचे तक घूम चुका था, पूरे प्रदेश में मंडल तक गया था और मुझको तो पूरा अंदाजा था, ये मैं केंद्रीय नेतृत्व को बताता था कि हम स्पष्ट बहुमत भी लेकर आएंगे और 16 से अधिक सीट जीत कर आएंगे। मेरा अपना अंदाजा था बाद में कि 18 सीट पर हम आएंगे, क्योंकि मैं मानता था कोरापुट, कंधमाल, जाजपुर हम हार सकते हैं। लेकिन जब नीचे मैं गया वहाँ कंधमाल में और वहाँ कार्यकर्ताओं से बात हुई और मैंने कैंडिडेट को कहा कि जनता आपको जिताना चाहती है, आप सक्रिय कम हैं। उन्होंने भी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की और फिर लगा कि कंधमाल जीत रहे हैं तो कंधमाल जीत के तो मैंने कहा 21 की 21 भी जीत सकते हैं। कंधमाल जीते तो हम केवल 1 सीट हारे। कंधमाल जाजपुर जीते, केवल हम कोरापुट हारे, सीट जीते। तो इसी तरह यहाँ भी मैं 16 तारीख को पहली बार गया नौपाड़ा, फिर मैं लगातार 12-13 दिन वहाँ रहा। हर विधानसभा, हर क्षेत्र जहाँ जिसकी ड्यूटी थी मैं सब गया। एक जो सबसे टफ हम ब्लॉक मानते थे मंडल, उस कोमना मंडल में भी मैं 31 बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक एक साथ मैंने की जी। हर बूथ से 15-20 कार्यकर्ता आए हुए थे बूथ अध्यक्ष के साथ, जिसको हम ये कहते थे बहुत ख़राब है। तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया कोमना में भी हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो मेरा अंदाज़ा लगभग था कि 50,000 के आसपास हम जीतेंगे। ये अंदाज़ा कैसे कर लेते हैं? मैंने इसलिए अंदाज़ा लगाया कि जो एक बूथ पे कार्यकर्ता, हम 20 कार्यकर्ता बनाते हैं, 20 कार्यकर्ताओं की टीम है जी, और उसमें से यदि
हमारे 31 बूथ पे 600 कार्यकर्ता मेरे पास उपस्थित हैं। हाँ, 31 बूथ पे। हाँ, तो इसका मतलब लगा है करीब हम 15-20 कार्यकर्ता हर बूथ से हमारे पास आ रहे हैं। हम्म, यदि हर बूथ पे 15-20 कार्यकर्ता सक्रिय हैं तो इसका मतलब वहाँ बूथ पर हम अच्छी परसेंटेज वोटिंग की प्राप्त करेंगे। ओके, यदि हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय नहीं हैं तो कितना भी अच्छा हमारे पक्ष में वोटिंग हो, वो पोलिंग परसेंटेज डाउन हो जाता। इसीलिए क्योंकि बूथ पर बहुत सक्रियता रही तो पोलिंग परसेंटेज 84% हुआ, जो हम उम्मीद कर रहे थे 75%, 70% होगा। 84% होने का कारण इतनी लंबा मार्जिन से लीड हुई। ओके। विजयपाल जी, जब इलेक्शन की बात आती है तो आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको लेके भी बहुत मानस मंथन होती है। हम समझना चाहेंगे कि आप जब 24 में जीत रहे थे उससे पहले सच में कोलिशन की बात हो रही थी क्या? बीजेडी के साथ ऐसी कुछ बात चल रही थी क्या कि एमपी तुम्हारा और एमएलए हमारा, ऐसे कुछ हुआ था क्या? देखिए, ऐसा क्योंकि है। आज तक चर्चा चल रही है कि बीजेडी ने एमपी सरेंडर कर दिया था बीजेपी के सामने और वो सोच रहे थे कि विधानसभा में हम जीतेंगे और सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हम दे देंगे। देखिए मानस भाई, ऐसा है कि मैंने हमेशा एक ही बात कही थी। जी, मीडिया वाले मिलते थे कि हम 147 विधानसभा हाँ, और 21 लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो कहते थे दिल्ली में बात चल रही है। हाँ, तो हम ये कहते थे दिल्ली के नेतृत्व हमारा बात हमसे जब करेगा हम आपको बता देंगे, हमसे तो ओके, अभी बात करी नहीं। जी, अभी तक तो या तो आपके दिमाग में या बीजेडी के नेताओं के दिमाग में बातचीत है। हाँ, मैं यही सेंटेंस मैं आखिर तक कहता रहा और बात निश्चित रूप से चली होगी, हमारी किसी स्तर पे बात नहीं हुई है। आप तक बात नहीं आई थी? नहीं, हमारे बीजेडी के नेताओं के साथ हमारी कोई चर्चा किसी भी स्तर पे नहीं हुई। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की क्या बात हुई क्या नहीं हमारी जानकारी में नहीं। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारी राय ली हमसे, हाँ, हाँ, चाहे मैं हूँ या प्रदेश अध्यक्ष हूँ या संगठन मंत्री हूँ या और अपने नेता ने यहाँ के माननीय धर्मेंद्र जी हैं, बेजंत पांडा जी हैं, जुएल ओराम जी हैं, जो सीनियर लीडर थे, उन लोगों की राय ली। हाँ, उन्होंने क्या कहा और आपने क्या कहा? हमारी तो जो राय थी हम आपको शुरू से बता के आ रहे हैं, हाँ, आज भी वही राय है। हाँ, अकेले लड़ना चाहते हमने थे कहा कि अकेले लड़ेंगे तो हम सरकार बनाएंगे, आप? ओके, और मिलकर लड़ेंगे तो ये तो डूबने जा रहे हैं, हम भी डूब जाएंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व ने और हमने, हमारी राय नहीं, हाँ, हमने जनता की और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को वहां तक पहुंचाया और केंद्रीय नेतृत्व ने उसका सम्मान किया, ओके, जिसका ये परिणाम है। ओके। विजयपाल जी, जब हम उड़ीसा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी 7 बार आ चुके हैं यहाँ पे इलेक्शन जीतने के बाद, और प्रधानमंत्री जी उड़ीसा को बहुत प्यार करते हैं, ये भी मंच से कहा है, मगर मंच से नवीन पटनायक के विरुद्ध में एक लाइन नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस को यहाँ पे गाली दे के जाते हैं। देखिए, वो एक लगता है दिल्ली में कुछ है, उड़ीसा में कुछ है, जो कि लोगों को कंफ्यूज कर रहा है आज भी। देखिए मानस भाई, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जी, और उनकी लोकप्रियता के कारण उड़ीसा में ये 20 हम सांसद जीत के आए हैं और स्पष्ट बहुमत से विधानसभा में सरकार बनाई है, उनकी लोकप्रियता का ही कारण है। जी, और जहाँ तक ये है कि वो बोलते नहीं, क्या चुनाव के दौरान उन्हीं ने ये भाषण नहीं दिया था कि मैंने तो हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए वैसे पैसा बजट दिया था, कि 90% कहाँ गया पता नहीं, ये क्या है। और जब ये बोले तो जनता समझ गई और उसने परिणाम दिया। मगर उस टाइम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का एक लाइन पेनिट्रेट किया कि वीके पांड्यान जी ने नवीन पटनायक जी को कैप्चर करके रखा है और हम जब आएंगे उनके स्वास्थ्य का परीक्षा कराएंगे और वहां से निकालेंगे। ये सारी बात भी प्रधानमंत्री जी ने मंच के ऊपर से कहा था। देखिए, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, जी, सबने यहाँ के बारे में बताया कि केंद्र से पैसा आता है जी, प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो प्रधानमंत्री पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलते, अपात्र को मिल जाता है। ओके, उसमें गड़बड़ होती है। केंद्र से पैसा आता है कि प्रधानमंत्री आवास बनेगा, यहाँ लिख दिया जाता मैं ओ यो, क्या है ये, उसका, ताकि क्रेडिट प्रधानमंत्री को ना जाए। चाहे वो हर घर नल से जल पहुंचाने का मामला हो, केंद्र से पैसा आता है, हाईवेज के लिए आता है, अब भी तो दिखाई दे रहे हैं हाईवेज,
और ग्रामीण क्षेत्र में मैंने देखा टोटी हैं, पानी निकल नहीं रहा है। अरे भाई कहाँ गया पैसा? तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ, केंद्र के पैसे को, केंद्र की योजनाओं को अपनी मोहर लगाना, अपना ठप्पा लगाना, ये उस सरकार ने काम किया था और इस चुनाव में वो साफ हो गया था। ओके विजयपाल जी, बहुत बड़ी चीज अभी कहा जा रहा है कि उड़ीसा का सरकार 18 महीना खत्म करने वाला है, 19वां महीना में जाने वाला है। आप कैसे देखते हैं इस सरकार को? मोहन सरकार को आप कैसे रेटिंग करते हैं? कैसा चल रहा है ये सरकार? देखिए, सरकार का एक लिटमस टेस्ट तो नौपाड़ा में हो चुका है जी, और आगे अब इलेक्शन आने वाले हैं पंचायतों के 27 में। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ करीब करीब मैं समझता हूँ कि 60% लोग खेती से जुड़े हुए हैं जी, 59% के आसपास तो होंगे। किसान इतना खुशी कभी नहीं रहा जितना आज है जी, नवीन बाबू की सरकार ने कहा था हम 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा के देंगे MSP पैडी पे। हाँ, 1 रुपया भी उन्होंने कभी नहीं बढ़ाया। हमने वायदा किया था हम 800 रुपये बढ़ाएंगे, तो 800 ही रुपये बढ़ाई, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का देने का काम किया। मतलब 36,000 प्रति किसान के घर में धान में गया प्रति क्विंटल। जो 36,000 रुपया एक परिवार में गया, जो एवरेज हमने निकाला है। और पूरे देश में एकमात्र उड़ीसा ऐसा है जहाँ खरीफ के लिए भी बढ़ा के दिया है। जी जी जी, जिसमें रबी और खरीफ दोनों का मिलाकर 51,500 रुपया प्रत्येक किसान के घर में गया है। ऐसे करीब परिवार होंगे 16.5 लाख। अब उन परिवारों में एक परिवार में 5 वोट तो मिनिमम होती हैं। और इनके साथ और जो जुड़े हुए लोग हैं किसानों के साथ, इन सबको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। बिचौलिए ख़त्म हैं, चाहे ये हो, चाहे आयुष्मान योजना का हो या और हमारी योजनाएं हों, उनका सीधा लाभ मिल रहा है। तो हमने 21 वायदे किए थे, वायदे क्या संकल्प पत्र में 21 थे, 11 पूरे कर दिए। चाहे वो जगन्नाथ जी के द्वार खोलने का मामला हो, चाहे उसका स्वर्ण भंडार था वहाँ उसका मामला हो, जितने भी थे 4 द्वार भी खुल गए, वो स्वर्ण भंडार भी खुल गया, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी और किसानों को लाभ भी मिल रहा है। हर विभाग के अंदर अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। हमारे हाईवेज हैं, सड़कें हैं, केंद्र सहयोग कर रहा है जी, और डबल इंजन की सरकार का सही मायने में ये कारण है कि बहुत तेज गति से काम हो रहे हैं। जी विजयपाल जी, आप कृषक मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप किसानों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ये आपका एक मास्टर स्ट्रोक था जब आप 100 बीजेडी नहीं बढ़ा पाई थी, आपने 800 बढ़ाया, ठीक है। मगर अभी जो चल रहा है मंडियों की समस्या, वहाँ पे टोकन नहीं मिल रही है, कुछ किसान तो इसीलिए दुखी हैं कि हम जा रहे हैं, कटनी छटनी हो रहा है, उसके लिए सरकार कुछ कर रही है क्या? ये देखिए मानस भाई, एक बात मैं बताऊं, ये जो कटनी छटनी की बात है ना, ये हमारा नारा उस समय था, वो इन्होंने पकड़ा है। विपक्ष को भी अपना काम करना है जी, इसलिए कुछ लोग तो वो गुमराह करके उसको बिचौलिया जिसको कहते हैं, कुछ लोग जो बीजेडी समर्थक या कांग्रेस समर्थक, उनको कुछ तो कहने को चाहिएगा, वो कहेंगे। लेकिन हाँ, आम किसान से जरा पता लगाओ कि क्या हाल है। जहाँ तक टोकन केयर इसकी मामला है, ये वो समय नहीं है जब पिछली सरकारों में जिसके पास 1 बीघा भी पेड़ी की फसल नहीं थी, उसके पास बाग थे या भट्टे में ज़मीन गई हुई थी, उनको बड़े बड़े लोगों को टोकन मिलते थे। छोटे लोग उनको बड़े लोगों को उसके टोकन पर यदि 2300 का रेट है तो उससे 1500-1200 में खरीदते थे और वो बेचारा 1200 में देके चला जाता था और वो बीच का जाके 2300 लेता था मंडी में। वो काम नहीं हो रहा है। जिस पर आज जितना दाम है सर्वे करके और बाकायदा जो डिजिटल तरह से सर्वे किया गया, उन सबको टोकन दिए गए हैं, सबके धान खरीदे गए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले करीब करीब मैं समझता हूँ कि 1.5 गुना। आप कह रहे हैं कि असली समस्या है नहीं, 1.5 गुने धान की खरीद हुई है। यदि करीब मेरे ख्याल से 58 लाख मीट्रिक टन पीछे खरीदा गया था, इस साल 78 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीद किया है किसानों की। धान खरीद भी ज़्यादा है, किसान को पैसा भी ज़्यादा मिला है,
मैं मानता हूं पूरे देश में एक समस्या है हाँ। जिसका समाधान सरकार कर रही है, भंडारण की समस्या। लिफ्टिंग थोड़ा कम हो रहा है जी धान का, जी जी। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए भी केंद्र सरकार हमारा पूरा काम कर रही है। मैं देखता हूं मोदी जी के आने से पहले 25% अनाज सड़ के चला जाता था, भंडारण की व्यवस्था नहीं थी देश में। आज वो स्थिति नहीं है। अधिकांश कोशिश की जा रही है, भंडारण की भी व्यवस्था की जा रही है और बाहर एक्सपोर्ट हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या विपक्ष द्वारा क्रिएट की गई समस्या है। ओके विजयपाल जी, आप बहुत सारे बाइट्स में और एक छोटे मोटे कुछ इंटरव्यूज़ उड़ीसा में आपके हुए हैं, वहाँ पे आपने कहा था कि पिछले सरकार में बहुत सारे रेप केसेस आते थे और बहुत सारे ऐसे समस्या थे, महिला यहाँ पे असुरक्षित थे, मगर इस 18 महीने में बहुत सारे रेप केसेस सामने आया और कांग्रेस तो दिल्ली से उड़ीसा आ गई वो देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे रेप केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना ऐसा चाहेंगे? है, कुल मिला के यदि इस सरकार में जी कहीं घटना हुई है तो सख्त एक्शन आती हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। जी जी। पिछली सरकार इस सरकार के अंदर अंतर क्या है? पिछली सरकार में 3 मर्डर होते थे, बलात्कार की घटनाएं होती थी, महिला प्रधानाचार्य का अपहरण करके ले जाते थे, मंत्री उसमें इन्वॉल्व होते थे और मालूम था कि रेप भी हुआ है, जेसीबी से खोद करके उसमें दबाया भी गया है, डेड बॉडी भी निकली है। हम शोर मचा रहे हैं कि मंत्री इन्वॉल्व है, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हो रही है, महिला मोर्चा युवा मोर्चा जेल में जा रहे हैं और साहब मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मंत्री को नहीं हटाया जाता, उस समय मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। सरेआम एक उनके ही मंत्री की हत्या कर दी गई थी, उसमें ही सही मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। आज ऐसा नहीं है। यदि घटना होती है तो क्रिमिनल जेल के शीशों के पीछे तुरंत जाता है। यदि कहीं घटना हुई है तो उसको साथ ही मुलजिमों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, उनको दोषियों को सजा देने का काम किया गया। उस समय दोषियों को बचाने का काम किया जाता था। जी विजयपाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2025 दिसंबर 31 में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मगर ये 2026 में टीवी में आएगा और लोग देखेंगे। इस शो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने 2-3 बार कहा है और कुछ दिन पहले 17 नवंबर 2025 में आपको जब भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में पूछा गया कि बोर्ड निगम अब तक क्यों नहीं हुआ है, तो आपने कहा कि लिस्ट हो चुकी है और दिल्ली से बातचीत चल रही है। 1 महीने में आप देखेंगे कि बोर्ड और निगम के सारे जो पोस्ट है वो भर जाएंगे, मगर अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के बोर्ड और निगम के लिस्ट नहीं आए हैं। उसके पीछे का कारण क्या है और कब तक होगा? मैं मानता हूँ जी, मैं ये मानता हूँ, हमको आशा थी कि विदिन 1 मंथ हो जाएगा, क्योंकि 3 सीटिंग हम लोगों ने की थी। जी। केंद्र से राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और मुझको खास तौर से 2 को ये जिम्मेवारी दी गई थी। जी। हम लोगों ने 3 सीटिंग की, शॉर्ट लिस्ट किए गए, बात की, यहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ बात हुई, यहाँ के महामंत्री संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बात हुई और बात होने के बाद वो, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के सहमति से ही पार्टी का सिस्टम है हमारा, ये काम होता है। केंद्रीय नेतृत्व में कुछ आपको भी मालूम है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में थोड़ी डिले हुआ है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर करीब करीब तैयारी है। मैं अब भी यही आशा करता हूँ कि जल्दी ही इसके परिणाम अच्छे आएंगे। हाँ, जल्दी मतलब हम 2-3 महीने में लिस्ट आ जाएगा या लेट हो सकता है? नहीं, देखिए हमारा, मैंने फिर कहा, पूरी एक्सरसाइज होगी, शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। अब ये चर्चा होगी केंद्रीय नेतृत्व से, उनका ओके होते के साथ ही यह जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी में पीपल ऑफ मैनी का एक प्रॉब्लम आया है, बीजेडी के बहुत लोग बीजेपी में आए हैं और बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम तो जीते नहीं हैं, हमको एक निगम चाहिए, हमको एक बोर्ड चाहिए, हमको एक कमीशन चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कंफ्यूज है कि किसको संतुष्ट करे और किसको संतुष्ट ना करे, इसके लिए वो लेट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके कारण लेट नहीं होता है। यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का थोड़ा लेट हुआ तो उसके कारण हुआ है, कुछ नहीं है। कन्फ्यूज़न कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आ गया,
और जो दूसरी पार्टियों से आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ गए हैं जी। यहाँ इसके लिए लड़ाई नहीं होती है लिस्ट हो चुकी है कि मैं मेरे को पद मिला या नहीं मिला, मुझे कॉर्पोरेशन मिलेगा नहीं मिला, इसके लिए लड़ाई नहीं होती। पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो पार्टी निर्णय करती है उसको सब मानते हैं। तो पार्टी में ऐसा कोई खींचतान नहीं है, यहाँ पर तैयारी है। अभी हमारा संगठन के लोगों ने बैठे हैं और मैं समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जानकारी मिल जाएगी। लिस्ट बन चुकी है सर? लिस्ट तो मैंने बताया ना, 3 बार सिटिंग करने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए थे नाम। ओके, अभी बस मोहर ही आएगा और कुछ नहीं है? हाँ, आशा है हमको। देखिए अभी हमारे संगठन के बनाने में हमारी प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति, जब आता कि जिला अध्यक्ष घोषित नहीं हुई, जिला अध्यक्ष भी सब घोषित हुई। फिर आया कि जिलों की कमेटी नहीं बनी, अब जिलों की कमेटी भी सब बन गई। सरकारी वकील नहीं बने, 25 जिलों के घोषित हो चुके, मैंने कल ही मालूम किया, रिपोर्ट लिया है। फिर आया प्रभारी नहीं हुए, सब जिलों के पिछली बार आए थे, प्रभारी भी घोषित हुए। और आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर प्रदेश कार्य समिति की जो शेष बची सीट है ये भी सब फाइनल कर दी जाएंगी, तैयार कर ली गई हैं। और बोर्ड हो या जिले की जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरमैन हो हर डिस्ट्रिक्ट के, इन सब का निर्णय भी जल्दी हो जाएगा। मुझे आशा है कि जनवरी में हो जाना चाहिए। जी। विजयपाल जी, मंत्रिमंडल जो 6 सीट है उसको लेके जब चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात किया और इंटरव्यू मैंने 2-3 किया है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आगे, अभी कुछ प्लान नहीं है। आपके पास कुछ तथ्य है क्या कि ऐसे 15 मिनिस्टर्स को लेके ही सरकार 2029 तक चलाना है, या बीच में मंत्रिमंडल को चेंजेस करना है आप लोगों को? देखिए मेरा व्यक्तिगत राय कोई मायने नहीं रखती है जी, जो सामूहिक राय होती है वो मायने रखती है। तो कुछ प्लानिंग चल रही है? यहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी तो व्यक्तिगत राय ये है कि जो 6 सीट खाली हैं वो भरनी चाहिए। ओके। और लेकिन सबकी जो राय होगी और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से वो पूरी की जाएगी। फिर भी मंत्रिमंडल को लेके बातचीत चल रही है या नहीं? अभी कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन मुझे आशा है कि इस पर भी चर्चा होगी। ओके। विजयपाल जी, उड़ीसा में बहुत चर्चाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। कहीं पे मनमोहन जी के चर्चाएं होती हैं, कहीं पे वैजयंत पंडा, धर्मेंद्र प्रधान, अपराजिता षडंगी, बहुत लोगों को लेके चर्चाएं होती है। इसको लेके आपके पास कुछ राय है क्या? देखिए, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो वीडियो भी बना रहे हैं। हमारे चुनाव से पहले भी हमको इस तरह के सवाल पूछे जाते थे जी कि साहब यहाँ अपराजिता सारंगी अलग हैं, उनका भी है, वैजयंत पांडा जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, यूलोरा लीडर हैं हमारे पास, बहुत लीडर हैं। लेकिन सब अनुशासित लीडर हैं, पार्टी के केंद्र में रहने वाले लीडर हैं। तो पार्टी का कोई अलग अलग ध्रुव नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी का नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। केंद्र के हमारे मंत्री हैं, उनको अपना स्थान है, बड़े नेता हैं, उनका है। वैजयंत पांडा हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो सम्मान सबका है, लेकिन कोई अलग राय नहीं है, सबका कोऑर्डिनेशन है, सब मिलकर जुलकर निर्णय करते हैं और सामूहिक निर्णय हमारी पार्टी की पद्धति। ये बातचीत फिर क्यों चलती है? ये सब बातचीत देखिए कुछ तो चाहिए ना मीडिया में चलाने के लिए। ये जो चलती है ये मीडिया वाले बनाते हैं, आप बोल रहे हैं? नहीं, मीडिया वाले को हो सकता है कार्यकर्ताओं में कुछ लोग कुछ भी करते हो, लेकिन हमारी पार्टी में सारे जितने बड़े नेता हैं सब ने मिलकर चुनाव में प्रचार किया था। जी जी जी। आप ये बताइए, सभी बड़े नेता हैं, 3-3 केंद्र में मंत्री हैं। जी जी। तो राष्ट्रीय 2 प्रवक्ता हैं, एक हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और 10 साल तक पूरी पार्टी का जिस तरह से नेतृत्व किया धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में वो हैं। और यहाँ तो मैं समझता हूँ उड़ीसा में जिस तरह उज्ज्वला गैस का कनेक्शन उन्होंने दिवाए थे, अपने आप में वो एक मिसाल है। तो सब नेताओं के होते हुए भी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, सामूहिक ही निर्णय होते हैं, सबकी सहमति से निर्णय होते हैं सब। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बताइएगा पहले क्या आया, आपने ये सोचा था मोहन मांझी बनेंगे चीफ मिनिस्टर? जी जी जी। सब मिलकर चुनाव लड़े, मोहन मांझी बने, सबने स्वीकार किया।
उनसे सीनियर लोग भी थे, वो भी उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दो हैं। तो ये कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई पावर सेंटर नहीं है, एक ही पावर सेंटर है, नरेंद्र भाई मोदी। उन्हीं के नेतृत्व में सब पार्टी चलती है। जी। जब उड़ीसा में सरकार की बात आती है तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि पीएमओ से डायरेक्ट बात आती है और उड़ीसा में सरकार चलती है। क्या ये सच है कि पीएमओ डायरेक्टली उड़ीसा को देख रही है और सरकार यहाँ पे चल रही है? ये तो है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी बहुत चाहते हैं उड़ीसा को। 7 बार आए हैं, बहुत कुछ दिया है। यदि 4 सेमीकंडक्टर देश में लगने हैं तो 2 उड़ीसा को दे दिए गए हैं। जी जी। तो निश्चित रूप से हम उनके आभारी भी हैं और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव है, रहेगा, ऐसा मुझे आशा है। ओके विजयपाल जी, उड़ीसा में सरकार और संगठन, नए सरकार में बहुत कुछ छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं, मगर हम कुछ समस्याएं देखते हैं कि कहीं पे एमएलए और एमपी की नहीं पट रही है, कुछ बातचीत ऐसे हो रही है कि मीडिया देख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ दिन पहले प्रदीप पुरोहित थे और केवी सिंहदेव थी और प्रदीप पुरोहित ने बहुत गुस्से में कहा कि मेरा फोटो नहीं लगाया गया है। सरकार और संगठन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये नहीं, ये कोई खास बात नहीं है। ये हमेशा और हर जगह जहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, छोटी मोटी चीज आती हैं कि एमपी उम्मीद ये करता है तेरे कहने से सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, स्थानीय एमएलए करता तेरे कहने से होनी चाहिए तेरी विधानसभा में। लेकिन पार्टी सबको बैठक, सांसदों के साथ भी बैठक करती है, विधायकों के साथ भी बैठक करती है, दोनों के संयुक्त रूप से बैठक करती है। हर महीने कोर कमेटी भी बैठती है, सब कोऑर्डिनेशन करके छोटी मोटी जो इस तरह की चीज़ होती है, विसंगति या आपस में मनमुटाव, उसको दूर कर देते हैं और वो उसमें कोई दिक्कत बैठ के करा देते हैं, सब हो जाता है। ओके विजयपाल जी, और एक चर्चा उड़ीसा में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ जगह संगठन है और कुछ जगह संगठन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। जैसे कि बीजू जनता दल के हर रोज कुछ ना कुछ लोग, गांव के कुछ अध्यक्ष और कुछ काउंसिलर, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। नहीं, कोई हमने तो ऑपरेशन लोटस शुरू नहीं किया। ऑपरेशन लोटस शुरू करते तो अब तक तो सब पार्टी टूट के खत्म हो गई होती जी। लेकिन जो स्वेच्छा से आना चाहता है और वो अपनी आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़ रहा है, तो उनका स्वागत है। फिर भी आपको कसरत करना पड़ता होगा। गांव तो नहीं तोड़ रहे हम किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना कभी किया है। लेकिन स्वेच्छा से जो आए हैं, चुनाव से पहले भी आए हैं, बाद में भी आए हैं, तो उनका स्वागत है। जो आ रहे हैं, जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। ठीक है। जब ममता महंत और सुजीत कुमार बीजू जनता दल से भारतीय जनता पार्टी गए और सांसद बने, तब आपको भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में प्रश्न पूछा गया था, जब बाइट्स लिया जाता था आपसे, तो आपने कहा कि बीजू जनता दल के बहुत सारे एमएलए और अभी जो सांसद हैं वो हमारे कनेक्शन में हैं। अभी भी आपके कनेक्शन में बीजू जनता दल के एमएलए और सांसद हैं क्या? मेरा संपर्क संबंध सबसे अच्छा रहता है जी। मैं राज्यसभा में रहा, अपने उस समय जो लीडर थे प्रसन्नाचार्य थे बीजेडी की जी। अब जो लीडर हैं ये सस्मित पात्र जी, सबसे मेरी दोस्ती और अच्छे संबंध रहे हैं। संबंध और पार्टियों के नेताओं से भी संबंध अच्छे रहते हैं। संबंध का मतलब ये नहीं है कि हम उनको तोड़ रहे हैं। नहीं, फिर भी जो ममता महंत और सुजीत कुमार का केस हुआ, उसके बाद आपने कहा कि बहुत लोग आना चाहते हैं। बहुत लोग आना चाहते हैं और लेकिन हम तो पार्टी तोड़ना नहीं चाहते किसी की। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपके साथ बीजू जनता दल के कुछ नेताएं कनेक्शन में अभी भी हैं क्या, जो कि बोलते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी जाना है? देखिए, कनेक्शन में तो बहुत हैं और लेकिन भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं वही कहूँगा, जो पार्टी के विचारों के साथ जुड़ते हैं वो ये नहीं देखते मेरे पास एमएलए या एमपी सिर्फ है। ये जब आए थे, इन्होंने ये नहीं देखा था कि हमारी एमएलए सिर्फ खत्म, एमपी सिर्फ खत्म हो जाएगी। तो जो आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, जो विचारों के साथ जुड़ते हैं, और जो विचारों के साथ नहीं जुड़ते तो संबंध हैं वो बने रहते हैं, कोई बात नहीं है। चर्चा आगे भी आप ऐसे स्वागत करेंगे? करेंगे, बिल्कुल, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। ओके, नवीन जी के ऊपर आपका मंतव्य क्या है? बीजू जनता दल अभी कैसे चल रहा है? देखिए, नवीन जी ने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को उनकी पार्टी ने समर्थन दिया था जी। तो ऐसा नहीं है उन्होंने समर्थन नहीं दिया, अनकंडीशनल सपोर्ट एक तरह से करते थे वो, कि चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रही। लेकिन अभी हमने देखा है इस चुनाव में नवीन जी ने 2 दिन लगातार रैलियां की थी और उन रैलियों में उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ स्वयं मौजूद था, मैंने देखा कि बाहर की भीड़ ज़्यादा थी, स्थानीय नहीं थे।
ओके। तो निश्चित रूप से उनकी पॉपुलैरिटी कमी है आप निश्चित रूप से बीजेडी हो या कांग्रेस हो जी, वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके आगे छोटे पड़ते जा रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं। ओके। विजयपाल जी, नुआपड़ा के मंच से मोहन चरण मांझी ने कहा कि हमारा कॉम्पिटिटर बीजेडी नहीं है, हमारा कॉम्पिटिटर कांग्रेस है। सच में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की कॉम्पिटिटर कांग्रेस है क्या? नहीं, नौपाड़ा के लिए था। हाँ नौपाड़ा के लिए था, रिजल्ट ने भी बताया। हाँ हाँ हमको 84,000 से करीब हमने लीड किया, हाँ तो वो तो वोट पाए 40,000 के करीब जी, कांग्रेस, और बीजेडी पाई 38,000 के करीब, हम 1,23,000 कुछ पाए। तो निश्चित रूप से वहाँ ऐसा ही था नौपाड़ा में कि कांग्रेस ही कम्पिटिटर लग रही थी। ओके। क्योंकि जातीय समीकरण या वैसा समीकरण था वहाँ, वो जो उनका कैंडिडेट था, तो इसलिए वहाँ के विषय में वो था। वैसे कांग्रेस से तो प्राय समाप्ति की ओर है। ओके। और उड़ीसा में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। हाँ और आप जल्दी अच्छे परिणाम देखेंगे। हाँ। आपने 28 सितंबर 2024 में कहा कि उड़ीसा में विपक्ष खत्म हो गई है। सच में उड़ीसा में विपक्ष खत्म हो गई है क्या? देखिए, विपक्ष खत्म होना भी ठीक नहीं है ना। हाँ, मगर आपने कहा था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि विपक्ष खत्म हो चुकी है, आपने विपक्ष कहा। को विपक्ष की भूमिका, जबकि बीजू जनता दल के 50 एमएलए हैं। मैं मान रहा हूँ, हाँ 50 हैं, नेता विरोधी दल भी हैं, हाँ लेकिन क्या नेता विरोधी दल और विपक्ष की भूमिका निभा रहा है क्या? हाँ अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका निभाते थे। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष मुझे दिखाई नहीं देता। विपक्ष की भूमिका से तो सत्ता पक्ष को लाभ होता है। यदि सही मायने में सकारात्मक विरोध भी करेंगे तो हमारी कहीं कोई कमी है तो वो ठीक करने का मौका मिलता है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है। ओके। ये लोग केवल सत्ता कैसे आए इसके लिए लगे हुए हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है, चाहे केंद्र में हो नेता विरोधी दल, चाहे यहाँ हो हमारी विपक्ष का जो विपक्ष की भूमिका होती है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे। उड़ीसा में कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं विजय? कांग्रेस तो मैंने बता दिया, कांग्रेस बहुत जल्दी समाप्ति की ओर उड़ीसा में होगी। और कांग्रेस का यहाँ ये तो डूबती हुई नाव है। हाँ, मगर कांग्रेस तो नौपाड़ा में सेकंड में आ गई है। नौपाड़ा अलग है। बोल रहे हैं कि जिसको आपने सेकंड में लाए थे वो इंडिपेंडेंट जब लड़ा था तो अब से ज्यादा वोट ले गया था। जो कांग्रेस को मिली है इससे ज्यादा वोट उसको तब मिली थी। जो कांग्रेस से कैंडिडेट बनाया था जनरल इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, अब से ज्यादा वोट मिली थी उससे। तो वो कैंडिडेट के कारण उसकी स्थिति है। विजयपाल जी, भविष्य में अगर बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना चाहे, कोalition करना चाहे, या भारतीय जनता पार्टी चाहे, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या उड़ीसा में? जी, भविष्य के हम जोशी तो है नहीं। और ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है किससे अलायंस होना और किससे नहीं होना। फिर भी कुछ अलायंस भविष्य में होगा, ऐसा कुछ है? अभी कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ पार्टी का एक सिस्टम है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन देता है वही सबको मान्य होता है, हम सब उससे बंधे हुए रहते हैं। आप मोहन जी और मनमोहन जी से क्या बात करते हैं विजयपाल जी जब बैठते हैं उड़ीसा के लिए? हम तो चाहते हैं सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार के हर कार्यों का प्रचार प्रसार संगठन करे। यही है संगठन का काम। ये है कि सरकार के जितने अच्छे काम हो रहे हैं उन केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के जो मोहन मांझी के नेतृत्व में, उसको संगठन लेकर घर घर तक पहुंचाए। यही संगठन का काम है। और सरकार का काम ये है कि संगठन को क्रेडिट दे जी। तो इसी कोशिश में कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं। सरकार संगठन को क्रेडिट दे रही है? दे रही है, बिल्कुल दे रही है। मगर बीच में और मिलकर भी काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी ठीक है। सरकार संगठन सब में कोऑर्डिनेशन जी। एक चीज को लेके एक दिक्कत आ गई कि सैलरी हाइक हो गया, 3.5 लाख पहुंच गया। फिर ये सुनने को मिला कि पीएमओ को बुलाया गया, पीएमओ ने बुलाया उड़ीसा के नेतृत्व को और कहे कि ये गलत डिसीजन हो गया है और उसको फिर चेंज करा जा रहा है। कुछ एक प्रॉब्लम हुई थी क्या सैलरी हाइक को लेकर? वैसे देखिए ऐसा है, मैं इसकी बारीकी में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही मुझको पता चला तो मैंने खुद टेलीफोन किया था मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये निर्णय करने से पहले विचार किया गया क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ विचार किया गया
और संगठन के साथ कोई विचार नहीं किया गया, तो वो निर्णय करने से पहले सब विचार होता तो और अच्छा रहता। और उनको अब जब पता चल रहा है सही स्थिति का, तो निश्चित रूप से वो सही हर निर्णय भारतीय जनता पार्टी जनहित में करती है। उड़ीसा की जनता के हित में जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी करेगी। विजयपाल जी, 2029 में जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे तब उड़ीसा का फेस भारतीय जनता पार्टी के मोहन मांझी ही रहेंगे? भविष्य का वक्ता थोड़ी हूँ भैया मानस भाई। नहीं, फिर भी जब ब्रांडिंग किया जा रहा है, मोहन सरकार कहा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। देखो, मैं कहता हूँ माननीय फेस तो माननीय मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में। अब वो आपने देखा नहीं, मोहन मांझी कौन से फेस थे इस चुनाव में जब चुनाव हुआ था? तो फेस तो हमारा केंद्रीय नेता होता है, राष्ट्रीय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके चेहरे पे ही सब जगह चुनाव लड़े जाते हैं। फिर भी जब बोला जा रहा है कि लोगों का मुख्यमंत्री, लोगों का मुख्यमंत्री, और मोहन मांझी जी अंतर है। नवीन बाबू के और मोहन मांझी के बीच अंतर देखने को आपको मिलेगा कि ये डेमोक्रेसी में सरकार, लोकतंत्र उसी को कहते हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई। नवीन बाबू जनप्रतिनिधियों से भी मिलने के लिए समय नहीं था। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चाहे सांसद हो या विधायक हो, उनके मिलने के लिए भी कोई बीच बैरियर लगा हुआ था। ये आम आदमी से मिलता है। मोहन मांझी का दरबार खुला हुआ है सबके लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, छोटा हो। वहाँ जनप्रतिनिधि से भी नहीं मिलते थे, यहाँ जनता से मिलने को तैयार है। ये अंतर है दोनों के बीच, ये अंतर है। आप जुलाई 27, 2024 में बोले कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में 25 साल तक सरकार बनाएगी। आज भी आप वही बात कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा। कितने सालों तक भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ लंबे टाइम तक सरकार चलाएगी। 25 साल मैंने बताया, तो 25 साल मुझे आशा है कि लंबे टाइम तक सरकार चलेगी, लंबे टाइम तक सरकार बनाएगी। और केंद्र में मोदी जी के मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार फिर बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और 29 में भी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित आएगी। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जिस तरह काम कर रही है, जनता का आशीर्वाद इसको फिर मिलेगा। ओके, आप थोड़ा थोड़ा उड़िया समझ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल समझता हूँ। मतलब कुछ कह पाते हैं उड़िया में? कुछ फिर भी कुछ खाओ बे, खाओ बा। जब बात करते हैं उड़ीसा के नेता और मंत्री, आप समझ जाते हैं? समझ जाते हैं। यूपी से उड़ीसा, आपने बहुत ग्राउंड लेवल में काम किया है। उड़ीसा में काम करना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिला, सबसे बड़ी बात यही है। मैं तो जिस दिन आया था सबसे पहले वहीं गया था, क्योंकि हम राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के बिहारी के दर्शन करने वहाँ जाते रहते हैं। यहाँ हमको फिर वही मिले। जैसे पहले दिन में आया तो सबसे पहले मैंने वहीं गया, उनका आशीर्वाद लिया, वहीं की बैठक की, उसके बाद काम शुरू किया। खाना पीना उड़ीसा का कुछ अच्छा लगता है आपको? नहीं, ठीक है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, यहाँ अच्छा बनता है। ओके, मिठाई यहाँ का जो छेना पोड़ा कैसा लगता है? छेना पेड़ा यहाँ का बहुत अच्छा है। और कभी पखाड़ो खाए हैं आप? वो भी खाया है। अच्छा लगता है? हाँ, ठीक है, ठीक लगता है। लेकिन कुल मिला के यहाँ सबसे अधिक चावल खाया जाता है। चावल खाया जाता है, हमारे यहाँ रोटी खाई जाती है। फिर भी आप यहाँ पे आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं, रोटी चावल दोनों चीज़ खाती हैं। यहाँ का चावल भी मुझे पसंद है। ओके, बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं कह रहा हूँ, यहाँ के पूरे देश में सबसे अच्छी बात उड़ीसा की ये है कि यहाँ न जाति के नाम पर टिकट दिए जाते हैं, न जाति के नाम पर वोट दी जाती। जातिवाद बिल्कुल नहीं है। यहाँ मानवता है, इंसानियत है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जाति के नाम पे कोई वोट नहीं करता, जाति के नाम पे झुंड बने हुए नहीं हैं। यहाँ पे धर्म के नाम में भी झुंड नहीं बने गए। धर्म के नाम पर भी नहीं है। लेकिन थोड़ा एक बात जरूर मैं देख रहा हूँ कि कोशिश की जाती है जी, कि 2-3 जो घटनाएं हुई हैं उन पर मैंने देखा कि लोग कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पर उकसाने की, लेकिन है नहीं ऐसा है। वरना और जगह तो मैं देखता हूँ कि जैसे वो बनते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसे, डेरे होते हैं, कबीले। प्रदेशों में कबीला टाइप का ये होता है, ये इस जाति का वो है इलाका, ये उस जाति का इलाका है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं।
यहाँ सभी सब जगन्नाथ जी के नाम बस में जगन्नाथ बात जी के करते नाम हैं। एक स्टेट मैंने देखा हाँ, जहाँ कोई जाति के नाम पे टिकट नहीं, कोई जाति के नाम पे वोट नहीं। ओके। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में हम और कुछ परिवर्तन देखेंगे क्या 2026 में? जो उड़ीसा के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता ये इंटरव्यू देखेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे कि 2026, 27, 28, 29 में हम क्या देखेंगे देखिए भारतीय जनता पार्टी में? 2026 की मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं जी। देता हूँ, और उड़ीसा वासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के द्वारा। मुझे आशा है 2026 सभी उड़ीसा वासियों के लिए अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा ही रहेगा। कुछ नया खबर भारतीय जनता पार्टी नई देगी? खबर तो जो निश्चित अभी मैंने बता दिया, हाँ, हो सकता है 1 आध महीने में ही सब कॉर्पोरेशन बोर्ड आपके सामने आ जाए। ओके, ठीक है विजयपाल जी, आपने समय दिया, बहुत बातचीत की और बहुत सारे खबर लोगों को दिया। आई थिंक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उड़ीसा के लोग इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत धन्यवाद विजयपाल जी। आम सहित विजयपाल सिंह तोमार थिले जी कि भारतीय जनता पार्टीर भविष्यत को नहीं अनेक कथा कहते एवं वर्तमान को लेकर भी अनेक गुड़िए आकलन करिसेंती, जहाँ आपणक पाखक पहुँचो मु आशा करुछि। स्वतंत्र इंटरव्यू को ये रखुछि। नमस्कार।